इस क्लब की खासियत है कि हम आपको इतना तो दिलासा दे सकते हैं कि आपको यहाँ पे अरेस्ट नहीं होगा, आप पे कोई सेडिशन चार्ज नहीं लगेगा और जू, आप दिल खोल के बात कर सकते हैं। जूता जूता कोई नहीं फेंकेगा ना। नहीं, पर पत्थर शायद फेंक सकते हैं आप पे। पर कन्हैया, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि आप इस एक साल में बहुत मंच पे गए हैं, आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं, आपको सब जगह बुलाया जाता है और कई जगह लोग नहीं आते हैं क्योंकि आप वहाँ पे बुलाया गया है। तो अब आप अपने आप को अगर देखें तो व्हाट इन योर आईज, आप यू आर जस्ट अ यंग स्टूडेंट, आई नो आपका पहला शब्द वो होगा, पर कन्हैया कुमार आज किसी चीज के लिए इज बिकम अ सिंबल। किस चीज, व्हाट डू यू थिंक कन्हैया कुमार स्टैंड्स फॉर? सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया, और उनका भी शुक्रिया जो नहीं आए। एक्चुअली जब आप इंट्रोड्यूस कर रही थी इस सेशन को, तो आपने दो बात कही। एक कि ये पिछले सेशन का कंटिन्यूएशन है, और दूसरा कि हमने किसी डिबेट को स्पार्क किया है। मैं समझता हूँ ये दोनों ही बात गलत है। ये इसलिए गलत है, आई एम बिहारी, और वो दुल्लत साहब ने सब नेशनैलिटीज़ की बात की, एंड आई एम हैप्पी विथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड आई हैव नो इशू। एंड सेकेंड थिंग कि ये जो आपने कहा ना कि डिबेट हमने शुरू की, सबसे गलती यही है। जब हम समझ लेते हैं कि हम कोई स्ट्रगल लॉन्च कर रहे हैं, हम कोई डिबेट को इग्नाइट कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये स्टेट कर रही है। क्योंकि हम लोग जो हैं सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। सारा का सारा जो प्रोएक्टिव एक्शन है वो स्टेट का है। इसीलिए जब आप वायलेंस की बात करते हैं तो उसमें स्टेट डिसाइड करता है कि कितनी इंटेंसिटी के साथ सोसाइटी के अंदर वायलेंस होगा, और फिर लोगों की कैपेसिटी पे निर्भर करता है कि वो उसको कितना रिटेलिएट कर पाते हैं। सो स्टेट में जो अभी चेंज हुआ है उसको पहले समझना जरूरी है। और मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, आई एम नॉट एंटी मोदी, क्योंकि लोग अक्सर ये समझ लेते हैं। स्टेट के अंदर जो अभी पावर का फॉर्मेशन हुआ है, 283, लैंडस्लाइडिंग, ह्यूज, पता नहीं क्या क्या उसके लिए एडजेक्टिव्स हैं। ये जो मेजोरिटी है उसका जो एरोगेंस है, उस एरोगेंस के चलते जो एसेंशियल होता है डेमोक्रेसी के लिए, और जो कहते हैं बेसिक एथॉस ऑफ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज अंडर थ्रेट। और उसमें जो है कभी हम शिकार होते हैं, कभी कोई और होता है, और ये पूरी की पूरी सीरीज है। तो मैं अपने कमजोर कंधे पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूं कि हमने कोई डिबेट शुरू की है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने खुद से ही ये डिबेट शुरू किया है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि इस डिबेट में ना फंसा जाए, क्योंकि इट्स एन ट्रैप, इट्स ए ट्रैप। ट्रैप किस लिए है कि भारत में नेशनलिज्म है, एवरीबडी एक्सेप्ट इट, और ये कहां से डिजाइन होगा, कहां से डिफाइन होगा, उसके लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और क्या होता है, व्हाट इज द इंडियन नेशनलिज्म, उसके प्रियम्बल में ही बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सो व्हाई नाउ देयर इज नेशनल एंड एंटी नेशनल डिबेट। दूसरा है डिबेट लेफ्ट वर्सेस राइट। मैं इस डिबेट में भी नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब खुद जनता कह रही है कि लेफ्ट इज नोवेयर, रशिया भी नहीं है, चाइना भी अपने आप को बदल लिया है, क्यूबा भी बदलने जा रहा है, वियतनाम की पॉलिसी बदल गई है, और नॉर्थ कोरिया को तो किसी भी सूरत में लेफ्ट नहीं कहा जा सकता है, दैट इज द डिक्टेटर स्टेट। तो सो जब ये डिबेट अपने आप में ही बहुत मार्जिनलाइज पोजीशन पे चला गया है, तो कैंपस के अंदर ये राइट वर्सेस लेफ्ट का डिबेट क्यों है? ये फिर एक ट्रैप है। और तीसरा, जो आप लोग पहले कर रहे थे इससे पहले वाले सेशन में, कश्मीर वर्सेस रेस्ट, मैं कहता हूं ये भी एक ट्रैप है। क्यों क्यों मैं इस तीनों सवाल को एक साथ जोड़ करके देखता हूं कि अगर कश्मीर की नेशनलिटी का सवाल हिंदुस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल के साथ इंटीग्रेटेड है, तब मैं उसके साथ डिबेट करूंगा, अन्यथा ये स्टेट का एक ट्रैप है हमारे बेसिक इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए। द वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि पॉलिटिकली आप कैसे इंगेज करना चाहते हैं सोसाइटी को। सोसाइटी में लेफ्ट और राइट का पोलराइजेशन नहीं है। लेफ्ट और राइट का अगर पोलराइजेशन होता तो कांग्रेस क्यों इतने दिनों से रूल कर रही होती? तो भारत जो है बेसिकली एक मल्टी पार्टी स्टेट है, और यहाँ पे कई तरह के पॉलिटिकल थॉट हैं।
अभी क्या हो रहा है कि एक तरफ पावर का एरोगेंस है, 325, 283, और उसके बाद के सारे रिजल्ट्स जो है आप देख रहे हैं। एक तरफ उसका एरोगेंस है, दूसरी तरफ डरे हुए लोग हैं कि क्या हमारे बेसिक राइट्स बचेंगे, डेमोक्रेसी बचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा। ये डिबेट है। सो यू कैन से दोज हु आर इन द पावर, दे आर वन साइड, दैट इज वन पोल, और दोज दे आर नॉट इन द पावर, वो अदर साइड में है। तो यू कैन से बीजेपी वर्सेज रेस्ट। इट इज नॉट अबाउट लेफ्ट वर्सेज राइट, इट इज राइट वर्सेज रेस्ट। तो जो राइट है वो रॉन्ग है, तो यू कैन से रॉन्ग वर्सेज राइट। सो दिस इज द सेकंड डिबेट। एंड द थर्ड डिबेट इज कि नेशनल वर्सेज एंटी नेशनल। तो हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं भारत माता की जय, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप जब कहेंगे तब हम नहीं कहेंगे, हमको जब मन करेगा तब हम कहेंगे। एक इस तरह की ही गैदरिंग में हमसे सवाल पूछा गया कि आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते हैं? हम बोले बोलते हैं, हमको जब फील होता है तब हम बोलते हैं। तो अभी आप बोल करके दिखाइए। हमने कहा कि भाई मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, ठीक है, और मैं उसके साथ जा रहा हूँ बाजार में। कोई आदमी आकर के कहे कि तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो, मैं कहूंगा हाँ, तो कहेगा करके दिखाओ। भाई साहब, नेशनलिज्म इज ए फीलिंग, सेंस ऑफ एसोसिएशन। यू डोंट हैव द थर्मामीटर, you don't have the thermometer to check my nationalism, ठीक है। और चेक करने के बाद रेफरेंस क्या होता है? पाकिस्तान। हम बोले क्यों पाकिस्तान? ये पाकिस्तान कहां से आ गया? पाकिस्तान हमको अगर रखना होता तो पाकिस्तान को साथ रखते। हम लोग अलग कर दिए हैं उस बीमारी को, नहीं रहना जाना चाहते हैं उसके साथ। बार बार क्यों तुम हमको उसके साथ जोड़ना चाहते हो? इसलिए जोड़ना चाहते हो कि तुम्हारा जो नेशनलिज्म है ना, वो हेट्रेट बेस्ड है। हमारा नेशनलिज्म किसी के खिलाफ नफरत के आधार पर नहीं है। हमारा नेशनलिज्म जो है उसके प्राउड, मतलब हम आई वांट टू फील प्राउड एज ए इंडियन। उसके लिए हमको पाकिस्तान बांग्लादेश की जरूरत नहीं है। अगर कंपटीशन करना ही होगा ना तो यूरोप से करेंगे, अमेरिका से करेंगे, कनाडा से करेंगे, पाकिस्तान से क्यों करेंगे? ये सवाल है हमारे लिए। लेकिन ये बार बार आपको पाकिस्तानी कह करके, बार बार आपको ये कि तुम लोग सेपरेटिस्ट का सपोर्ट करते हो, तुम लोग जो हो एंटी हिंदू हो, ये बोल करके हमारे डिबेट को डिमीन करना चाहते हैं। पूरा का पूरा स्ट्रगल क्या था मैं आपको बताता हूं। किसके लिए मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करता हूं। आई ऑलवेज स्टैंड फॉर द डेमोक्रेसी। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके प्रियम्बल में जो मुख्य बातें कही गई है, दैट इज इक्वलिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। उसमें तमाम लोगों को अपने तरीके से वर्शिप करने का अधिकार है, अपना ऑक्यूपेशन चुनने का राइट है, और एक साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करते हुए इस इंडिया की टेरिटरी के अंदर आजादी से रहने का अधिकार है। अब शब्द आई आजादी। आजादी सुनते ही ये ऐसे भड़क जाते हैं जैसे लाल कपड़ा देख करके सांड भड़क जाता हो। भाई मुझे बताओ कि आजाद भारत में क्या गुलामी नहीं है? इसीलिए मैंने बार बार जोर देकर के कहा कि व्हेन वी टॉक अबाउट द जेंडर जस्टिस, व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशल जस्टिस, इसका मतलब होता है कि सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस है। व्हेन वी टॉक अबाउट पेट्रियार्की, इसका मतलब होता है कि सोसाइटी के अंदर पेट्रियार्कल एलिमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर है। व्हेन वी टॉक अबाउट इनइक्वलिटी, इसका मतलब कि सोसाइटी के अंदर इनइक्वलिटी है। इसीलिए हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। तो जब हम ये बोलते हैं आजादी, अब मैं फिर उसको थोड़ा जोर करके बोल रहा हूं एक बात में, कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, दूसरे मुल्क के भी हैं। तो जब ये 9 फरवरी का इंसिडेंट हुआ तो वो आया और मेरे पास बोला कि देखो, पहले से ही हमको तो तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि तुम तो कहते ही कि भारत से नहीं भारत में आज़ादी चाहिए। तुम्हारा तो पोजीशन हमको पता है, तुम ठहरे बिहारी आदमी और तुम्हारा जो है बैकग्राउंड हम लोग जानते हैं, लेकिन तुमसे बस एक बात की तकलीफ है। हमने कहा क्या? कि तुमने जो ये आज़ादी का नारा लगाया है ना, उससे लोग कंफ्यूज हो गए हैं हमारे नारे से, वरना हमारा नारा बड़ा डिस्टिंग्विश था। हमने कहा सुनो भाई, तुमने हमारे यहाँ से नारा ले लिया है। हम जिस आज़ादी की बात करते हैं, इट स्टार्टेड जब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हो रहा था, तो इप्टा नाम का एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। सबसे पहले वो आज़ादी के नारे लगाते थे,
फिर बाद में भारत जो सबसे ज्यादा इस प्रॉब्लम को फेस करता है वो है पेट्रियार्की का, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट ने आजादी का स्लोगन अडॉप्ट किया। फिर इत्तेफाक से जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट रहा है इस देश के अंदर, उन्होंने भी ये स्लोगन लगाए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसका ओरिजिन जो है वो इंडियन नहीं है, इट इज वेरी मच इंडियन। पर कन्हैया आपने इस पे, आप इस चीज को स्पर्श किया और जरूरत था कि ये अलगपन आप ठहराए कि जो आज़ादी आप मांग रहे हैं वो अलग है, जो हमारे कश्मीर भाइयों बहनों चाह रहे हैं वो अलग है। पर मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी, आप आजकल काफ़ी बार ये कहते हैं और हम इस पे आपकी विचारधारा पे वापस आएंगे कि गरीबी से आज़ादी और भूखमती से आज़ादी, पर उसके पहले जिस चीज़ से ये पूरा समस्या खड़ा हुआ, मैं उस चीज़ के आपको पूछना चाहती हूँ कि जो संघर्ष कश्मीर में हो रहा है वो एक अलग तरह का संघर्ष है, उनका एक्सपीरियंस अलग है, उनका अनुभव अलग है। तो आप इसमें सहमत नहीं? मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो इंडिया से अलग हुए या ना अलग हुए, पर जिस लड़ाई की आप बात कर रहे थे उसमें ज़्यादा कंट्रोवर्सी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी, ना मोहन भागवत, ना मिस्टर चिदम्बरम या ना सीताराम येचुरी उस पर तर्क कर सकते हैं कि आप आज़ादी चाह रहे हो गरीबी से। पर जो कश्मीर में हो रहा है या छत्तीसगढ़ में हो रहा है, दीज आर मोर कॉम्प्लिकेटेड क्राइज फॉर जस्टिस। तो आप उसमें सहमत है कि नहीं सहमत है? क्योंकि आप पहली बार मैंने सुना कि आप इन दोनों को इतना अलग कर चुके हैं। नहीं, हम कर नहीं चुके हैं, ये ऑलरेडी अलग है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं बिहारी हूँ। ये बात मैंने इसलिए कहा कि ये पूरा इंसिडेंट होने से पहले मैं एक बार कश्मीर गया था। उससे पहले मेरे पिताजी 4 बार गए थे वो अमरनाथ की यात्रा करने के लिए। तो मैं कश्मीर को बस अमरनाथ तक ही समझता था, उससे ज़्यादा मेरा कश्मीर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और जब मैं कश्मीर गया तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, प्रोग्राम का टाइटल था डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ कश्मीरी यूथ। और वहाँ जाकर के मैंने एक भाषण दिया, और उस भाषण में हमने एक बात कही। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। बहुत सारे लोग मुझे आरोप लगाते हैं कि आप मोदी के खिलाफ बोलते हैं, मनमोहन सिंह के खिलाफ नहीं बोलते हैं। हमने कहा हम पद के खिलाफ बोलते हैं, व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोलते हैं, और पद पे रह करके वो इंसान डिलीवर क्या करता है हम उसके खिलाफ बोलते हैं। तो उसके बाद जो हमने भाषण में ये कहा कि आप जो यहाँ पत्थर मारते हैं वो संतूर में बैठ करके, हालांकि हम लोग भी बहुत बढ़िया जगह पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, तो संतूर में बैठ करके जो कश्मीर प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं उनके पास ये पत्थर पहुंचता नहीं है। और मैंने ये बात बहुत पेन के साथ बोला था। अब मैं फिर अपना बैकग्राउंड पे आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं, और मेरे घर में जो नौकरी है वो फोर्सेस की नौकरी है, इसके अलावा कोई नौकरी मेरे घर में नहीं है। और एक्सटेंडेड फैमिली में अगर देखें तो कुल 16 लोग जो है वो हमारी फैमिली के आर्मी में या पैरामिलिट्री में काम करते हैं। तो मैं ये पेन इसलिए देख पा रहा था कि वहां हमारे पिताजी मर रहे हैं खेतों में, आत्महत्या करना पड़ रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको पैसा नहीं मिलता है, कर्ज के मारे दबे जा रहे हैं। और इस देश में सबसे ज्यादा सुसाइड अगर किसी का होता है तो फार्मर का होता है, और दूसरा सबसे ज्यादा सुसाइड अगर किसी का होता है तो जो फोर्सेस के अंदर काम करते हैं उनका होता है। ये दोनों डेटा मैं दे रहा हूं, और ये दोनों चीजें जो है वो हमसे रिलेटेड है। हमारे भाई वहां काम करते हैं, पिताजी किसान हैं। तो हमने कहा कि पत्थर जो है ये तो हमारे भाई बंधु को मारते हैं, और उनकी हालत मैं जानता हूं कि वो मेरी तरह सब्सिडी और टैक्स के पैसे पे पीएचडी नहीं कर पाए। तो वो क्या करते थे कि ग्रेजुएशन करते करते उनको नौकरी करनी होती थी, फैमिली का प्रेशर होता था, दौड़ के, धूप के, कबड्डी खेल के, और कई बार मतलब दूसरे तरीके से भी, जो लोग आर्मी में रहे वो समझ गए होंगे। तो वो किसी तरह से जो है नौकरी लेते हैं, और नौकरी में जब वो जाते हैं तो वो वही नोशन लेकर के जाते हैं कि मेरे पिताजी 4 बार गए अमरनाथ, तो अमरनाथ गुफा के अलावा हम कश्मीर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो कश्मीर की क्या रियलिटी है, उसका क्या हिस्ट्री है, क्या मेमोरी है, कुछ नहीं पता है उनको। उनको तो बता दिया गया है कि ये लोग जो पत्थर फेंक रहे हैं ये सेपरेटिस्ट हैं, टेररिस्ट इनको पैसा देता है, इसीलिए जो है इनके साथ उस तरीके से पेश आना है। वो उस तरह से दोषी नहीं है। इसीलिए मैं बार बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं, हु आर रिस्पॉन्सिबल। क्या वो लोग जो बंदूक उठाए हुए हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, या वो लोग जो पत्थर मार रहे हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं? तो मैं ये देख पा रहा था कि दोनों तरफ, पत्थर मारने वाला और पत्थर खाने वाला, गोली चलाने वाला और गोली खाने वाला, एक ही क्लास के लोग हैं। और इस पे जो पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, ठीक है, जिनको मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी टेरिटरी के लोग उस
टेरिटरी को डिस्प्यूटेड नहीं बनाते हैं। उसके अंदर जिस स्टेट पावर का स्टेक होता है वो उसको डिस्प्यूटेड लैंड बनाता है। और कश्मीर को भी डिस्प्यूटेड लैंड बनाने में भारत और पाकिस्तान के अलावे इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी रोल है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, ये प्रॉब्लम हमेशा रहे, ताकि इसके नाम पे बहुत बड़ा बिजनेस होता है। आर्म्स का जो कंसाइनमेंट होता है, उसके बाद जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च करने के नाम पे जो फंड दिया जाता है, और फिर उन लड़कों को भी जिनके लिए सबसे बड़ा सवाल पत्थर मारना नहीं है, जिनके लिए सबसे बड़ा सवाल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, सेंस ऑफ एसोसिएशन, फियर को रिड्यूस करना, ये हो सकता है, लेकिन ये उनके लिए इंपॉर्टेंट सवाल नहीं होता है। तो मैंने वहां जाकर के यही कहा कि आप जो पत्थर मारते हैं वो तो उनके पास पहुंचता ही नहीं है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में हैं। तो इस बात से वहां के बहुत सारे लोग जो है वो एग्री किए, वो सहमत हुए। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि लेकिन आप अपने यहाँ एजुकेशन के लिए अगर कोई मोर्चा निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो आपके ऊपर वाटर कैनन चलाया जाएगा, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे ऊपर डायरेक्ट जो है बुलेट का इस्तेमाल किया जाता है। हमने कहा कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। दिल्ली में भी अगर प्रोटेस्ट को हम लोग ज्यादा बढ़ा देते हैं तो स्टेट जो है खुद ही पुलिस को सादे वर्दी में भीड़ में भेज करके पत्थर चलवा देती है। आप इधर से पत्थर मारेंगे, उधर से गोली सुनिश्चित है। और मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 16 दिसंबर का जो वो घिनौना कांड हुआ था, उसके बाद हम लोग इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने जानबूझ करके एक पुरानी गाड़ी को प्रोटेस्टर्स के बीच में छोड़ दिया ताकि प्रोटेस्टर्स इसको जला दें, फिर उनके ऊपर जो है ब्रुटैलिटी किया जाए। मैं बार बार बोलता हूं कि किसी भी टेरिटरी में जो वायलेंस होता है, उसको जो प्रोवोकेशन होता है, उसको जो इंस्टिगेट किया जाता है, उसमें स्टेट का सबसे बड़ा रोल होता है। और जहां तक स्टेट के फेलियर का सवाल है, स्टेट के फेलियर का सवाल है, तो इसको सुन लीजिए। हियर कश्मीरी एंड बिहारी आर एट द सेम प्लैंक। मुझे बताइए कि बिहार से ज्यादा कहीं स्टेट फेल है? भाई वहां पे एम्स नहीं है तो हम लोग जनरल बोगी में भेड़ बकरी की तरह चढ़ करके एम्स में इलाज कराने दिल्ली चले आते हैं। सो वी फाइंड द सॉल्यूशन। हम क्यों ये सॉल्यूशन पाते हैं? और ये जो अदराइजेशन है सर, प्लीज, ये अदराइजेशन दिल्ली के अंदर जितना हमारे साथ होता है उतना किसी टेरिटरी वालों के साथ नहीं होता होगा। हर गंदगी के लिए, हर चोरी के लिए, हर अपराध के लिए एक ही गाली है, वो है बिहारी। और ये जो अदराइजेशन है, इस अदराइजेशन को हम कैसे हैंडल कर पाते हैं? अब मैं आता हूं कि मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये चलता कैसे है। मॉडर्न स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फियर। और वो फियर क्या करता है? सेंस ऑफ एसोसिएशन को पैदा करता है। नहीं तो हर एक इंडिविजुअल अपने आप में स्टेट है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि देश को अगर इक्वलिटी के प्लैंक पे ले जाना है तो स्टेट विद इन स्टेट नहीं होना चाहिए। और स्टेट विद इन स्टेट की बात अगर माने तो इसका मतलब यह है कि आप अपने घर के मालिक नहीं हो सकते हैं। ऑनरशिप सिर्फ और सिर्फ स्टेट का होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो स्टेट विद इन स्टेट को कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसका एसोसिएशन क्यों है? एसोसिएशन इसलिए है कि धीरू भाई अंबानी साहब ने जो वो बड़ा सा बिल्डिंग बनाया है जिसमें वास्तु दोष आ गया, जिसमें वो रहेंगे नहीं, तो वो जो बिल्डिंग है वो सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि वहां उनके ठीक घर के पास एक बड़ा सा स्लम है और स्लम के लोग किसी दिन उनके घर पे कब्जा कर सकते हैं। तो जो रूलिंग क्लास होता है उसका फियर अलग होता है और जो रूल्ड होता है उसका फियर अलग होता है, लेकिन फियर के बेसिस पे ही स्टेट अपने आप को ऑपरेट करती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि फियर जो होता है उसको कई बार स्टेट जानबूझ करके अपनी लेजिटिमेसी के लिए क्रिएट करता है। लेकिन कश्मीर के अंदर जो भी मैं चर्चा सुन रहा था, आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ कश्मीर, और मैं टीवी के प्राइम टाइम डिबेट की तरह हर चीज पे बोल करके अपने आप को एक्सपर्ट कह लूं तो ये ठीक बात नहीं है। तो मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि अगर कश्मीरी लोगों ने अपना सेंस ऑफ एसोसिएशन इंडिया के साथ लूज कर दिया है और फियर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मॉडर्न स्टेट के लिए, उसका कोई असर उनके ऊपर नहीं रह गया है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि इंडिया एज ए स्टेट उस टेरिटरी को अपने साथ इंटीग्रेट करके रख पाएगी। इसलिए जरूरी है कि उनके साथ डायलॉग को एस्टेब्लिश किया जाए। और भारत का नागरिक होने के चलते मैं एक बात तो जरूर कश्मीर के लोगों को कहना चाहूंगा, भाई श्रीनगर में अगर ये सेमिनार हो
तो एक भी आदमी इंडियन स्टेट के पक्ष में नहीं बोलेगा, लेकिन यहाँ देखिए बहुत सारे लोग कश्मीर के पक्ष में बोल रहे हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। वी आर एट द सेम फाइट टू सेव द डेमोक्रेसी, टू सेव द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोविजन हैं। प्रॉब्लम क्या हो गया है कि सरकार हमारे किचन में घुस गई है। पता नहीं ये क्लब बचेगा कि नहीं बचेगा। ये 500 मीटर से दूर है। अच्छा, ये 500 मीटर से दूर है। अच्छा, हाँ, आप लोग सुरक्षित जोन में हैं। तो सरकार हमारे किचन में घुस गया है, बेडरूम में पहले ही घुस गया था। बोला कि हर हिंदू महिला को 10 बच्चा पैदा करना पड़ेगा। मतलब अब ना महिला तय कर पा रही है ना पुरुष तय कर पा रहे हैं, मतलब क्या करें। उसके बाद क्या खाएंगे कि क्या नहीं खाएंगे, ठीक है, उसको भी तय कर रहे हैं। अरे भाई, जो खाना चाहता है खाने दो ना। तुमको लोग वोट इसलिए दिया है कि जिनको खाना नहीं है उसके लिए खाना प्रोवाइड करो। जिसके पास अच्छा जिसके पास खाना है उसको खाने दो। तुमको वोट दिया है कि जिसके पास नहीं उसके पास खाना पहुंचाओ। अभी हमारे एक बुजुर्ग साथी थे, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनको, उन्होंने कहा कि इस देश को कांग्रेस ने जो किया है उसके चलते हम लोग योगी तक पहुंच गए। हमने कहा सर एक बात बताइए, अरे राहुल गांधी जी 40 साल तक बैचलर रहे, तो लोगों ने कहा कि फिर इस बैचलर को पीएम बनाने से अच्छा है कि जो ऑलरेडी 60 साल तक बैचलर है उसको बना देते हैं। फिर पता चला कि उन्होंने शादी कर ली, बताई नहीं। तो अब कहा कि इस बार धोखा नहीं खाएंगे, इस बार पक्का योगी लेकर के आएंगे जो शादी किया ही नहीं। मतलब मैं कई बार सोचता हूं एंड आई फील सॉरी, रियली आई फील सॉरी फॉर माई फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आईएएस हैं, कुछ जो है कॉर्पोरेट में काम करता है। तो वो लोग जो है, अलग बात है कि जब जेएनयू का इंसिडेंट हुआ तो ट्विटर पे ट्वीट कर रहा था शट डाउन जेएनयू, लेकिन जेएनयू उनको बहुत पसंद है क्योंकि बहुत लिबरल जगह है ना, एंड एवरीबॉडी वांट्स टू एक्सप्लॉइट द लिबरल स्पेस। ठीक है, तो वो आया हमारे पास और बोला क्या कि यार सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यार ये तो गजब हो गया, विकास विकास कह करके वोट दिए थे, ये योगी योगी होने लगा है। तो हम बोले कि अब समझौता कहाँ कर रहे हो, कॉम्प्रोमाइज करने का कोई तो पॉइंट डिसाइड करोगे ना। बोला यार दिल को मनाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब कि ये कह लें कि रोड जो है योगी चोरी किसके लिए करेगा, उसको तो बच्चा ही नहीं है। तो हमने कहा ये बताओ कि पब्लिक मॉरलिटी और पॉलिटिशियंस की मॉरलिटी जब तक इस देश में अलग अलग रहेगा, हमारी हालत अमेरिका से भी ज्यादा खराब होने वाली है। अमेरिकन सिटीजन्स नेवर माइंड कि उनका अगर पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप होता है और किसी राष्ट्रपति का अगर कोई संबंध हो तो बड़ा हल्ला मचाते हैं। अब हिंदुस्तान के अंदर भी ये स्थिति साफ साफ पैदा होने लगी है। किसी भी लड़के से मैं जाऊं और पूछूं तू शादी नहीं करेगा, बोला पागल हो गया है क्या, क्यों नहीं करूंगा। तो बोले कि शादी तुम करना चाहते हो, तुम अविवाहित प्रधानमंत्री क्यों चाहते हो। तो बोला कि चोरी नहीं करेगा। तो हम बोले इसका मतलब तुम ये एक्सेप्ट करते हो कि तुम शादी करके बच्चा पैदा करके चोरी करोगे। मतलब करप्शन पब्लिक मॉरलिटी में जस्टिफाइड है, नेता करप्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे होगा, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमसे बड़ा चोर होगा, ये बात हमको समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आज हमारे सामने सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि लोगों ने वोट दिया एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोगों ने वोट दिया अच्छे दिन के लिए, लोगों ने वोट दिया महंगाई कम करने के लिए। लोग चाहते थे कि 2G 3G जीजाजी के ऊपर कोई कार्रवाई हो, लेकिन किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे कलमाडी साहब को वही पोस्ट दे दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है करप्शन के ऊपर। और आप हम सब तो रोज फेस करते ही हैं, कहां करप्शन कम हुई है। एक बार मैं गलती से फंस गया ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, और सब रिटायर्ड थे, बड़े ब्यूरोक्रेट्स। तो उन्होंने कहा कि यार इस कांग्रेस ने ना 60 साल में देश को लूट लिया। हमने कहा आप ही आईएएस थे, आप ही डीएम थे, तो जो है वो सिर्फ जो है अकेले महारानी जी खा रही थी और आप सब दरबारी चुप थे। माने क्या है इस देश के अंदर, ये जो अलग अलग मॉरलिटी हम बनाते हैं, दिस इज रॉन्ग। और मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि जब तक ये पब्लिक और पॉलिटिशियन उसके मॉरलिटी को हम एक नहीं करेंगे, जब तक लास्ट थिंग, जब तक हम ये सोचते रहेंगे
देश में बहुत गंदगी है, कोई इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता है? और आपका बच्चा अगर कॉलेज में जाकर के किसी मोर्चे में शामिल हो जाए और उसके ऊपर मान लीजिए बोले कि फी हाइक नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर सेडिशन लग जाए, अभी चंडीगढ़ में लगा है 68 स्टूडेंट के ऊपर सेडिशन लग जाए, तब आप बुला करके कहेंगे बेटा तन्ने क्या दिक्कत है, मैंने इतना पैसा कमाया है, तू तो अपनी फीस भर दे, तुमको क्या दिक्कत है? ये जो हम अलग अलग मॉरलिटी बनाते हैं कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ेगा, हमारी मॉरलिटी अलग होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी और कोई आकर के हमारे बदले रेवोल्यूशन कर देगा, ये सबसे बड़ी गलती होती है। और मैं कहां खड़ा होता हूं, मैं यही, दिस इज द लास्ट थिंग वेयर आई वांट टू कंक्लूड, कि मैं वहीं खड़ा होता हूं, मैं वहीं खड़ा होता हूं कि मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं जहां बैठने के लिए बेंच भी नहीं था, और उस पूरे पब्लिक फंडेड एजुकेशन को गेन करते हुए आज मैं इंडिया की सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन में, जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है इस साल का भी बेस्ट यूनिवर्सिटी का, वहां से मैं पीएचडी कर रहा हूं। और मैं अपनी जिंदगी में जो फेस कर रहा हूं ना, मैं उसके खिलाफ अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहता हूं और उन सारे लोगों के साथ मिलकर के लड़ना चाहता हूं जो ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा देश है। इस देश के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो अभी भी गुलामी बची हुई है, चाहे वो कास्ट की हो, जेंडर की हो, या फिर पॉवर्टी के आधार पे, इकोनॉमी के आधार पे इनइक्वलिटी हो, उसके खिलाफ हम आजादी चाहते हैं। यही हमारी लड़ाई है और इसी के पक्ष में हम खड़े होते हैं। वैसे आपको बोलने का पूरा आज़ादी है क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए है, तो आप सॉरी मत बोलिए। पर कन्हैया, मैं आपकी विचारधारों पे फिर से वापस आऊंगी, पर उसके पहले थोड़े जस्ट एक दो क्षण के लिए अगर हम वापस वो सेडिशन इशू पे जाए कि इस पे आप पे ऊपर आरोप क्यों लगा, तो अभी भी जो लोग नहीं आए, हमारे मेंबर्स नहीं आए, जो आपसे शायद गुरेज करते हैं, उनको लगा कि आप वो स्लोगन क्यों नहीं रोका। तो अगर आप वो स्पष्ट कर देंगे, और आप पे अगर आप ऐसे जो आप बातें अभी कर रहे हैं उसमें कुछ कंट्रोवर्सी तो है नहीं, तो आपके ऊपर ये सेडिशन चार्ज क्यों लगा और आप कैसे समझते हो वो पूरा परिस्थिति को? अच्छा, एक बात तो मैं कह दूं कि हम बिहारी हैं तो हमारी एक खराब आदत है। आप बहुत आइडेंटिटी पे जा रहे हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अपनी आदत के बारे में बता रहा हूँ ना। मैं एक बिहारी हूँ, तो बिहारियों की एक आदत होती है दूसरे के फटे में टांगा रहने की। तो अगर मैं वहां होता, विश्वास कीजिए आप, मैं अपनी आइडेंटिटी के बेस पे ये बोल रहा हूँ, तो मैं जरूर उसमें उसको रोक देता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप वहां अगर नहीं है तो आप कैसे रोकेंगे, ये पहला सवाल है। अब इस आधार पे अगर आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं कि यू वेर द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूं। इस देश में प्रधानमंत्री हैं जिनके पास 56 इंच का सीना है, इस देश में गृह मंत्री हैं, इस देश में डीजीपी है, इस देश में कोर्ट है, वहां पे नहीं कुछ तो छोटा रिचार्ज बैठा हुआ है, सरकार का वाइस चांसलर है, ठीक है। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे पड़ गए हैं। मतलब जबकि मैं बोल रहा हूं कि अगर हमारे सामने में कोई ऐसी बात होती जो भड़काऊ हो, हालांकि मैं मतलब भावना के बारे में क्या कहूं, ये इतना ज्यादा मतलब लूज कंडीशन में है कि कहीं भी भड़क जाती है, मतलब किसी भी बात पे भड़क सकती है। तो उस लेवल पे जाकर के तो मैं आपकी भावना नहीं बचा सकता हूं। लेकिन एक जो बेसिक चीज है, एज ए सिटीजन ऑफ दिस नेशन, इट इज माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ समथिंग हैपनिंग अगेंस्ट नेशन, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप इट। अगर मैं होता तो मैं जरूर रोक देता उसको। पहली बात तो मैं वहां मौजूद नहीं था। दूसरा सवाल ये पूछा गया, आपने परमिशन क्यों दिया? अरे भाई, मैंने परमिशन नहीं दिया, मैं परमिटिंग अथॉरिटी नहीं हूं। परमिटिंग अथॉरिटी डीन ऑफ स्टूडेंट होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, रॉ के जो है चीफ रहे हैं, और भी लोग होंगे। JNU one of the highly sensitive institution because more than 147 countries, from the 147 countries, students are reading there. जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको अंडर सर्विलांस रखे। कि हो सकता है कि चाइना से कोई पीएचडी करने आए और यहाँ का खुफिया जानकारी लेकर के चाइना चला जाए। तो सरकार हमेशा से क्या करती है, वो हाईली सेंसिटिव जोन होता है और वहां पे आईबी डिप्लॉय होती है, वहां पे जो है दिल्ली पुलिस के लोकल सीआईडी का बीट इंचार्ज होता है, लोकल थाना का पीसीआर वैन खड़ा होता है। इतना सब कुछ खड़ा होने के बावजूद
और वो लोग जो है परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी डाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिशन भी इन्फॉर्म्ड थी, फिर भी जो है मुझे कह रहे हैं कि तुमने परमिशन क्यों दिया। मतलब लोकल थाना इन्फॉर्म्ड है, आईबी के पास इंफॉर्मेशन है, सीआईडी के पास इंफॉर्मेशन है, वहां का जो इंटरनल सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास इंफॉर्मेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को इंफॉर्मेशन है। इतना इंफॉर्मेशन के बावजूद आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहती हैं कि तुमने परमिशन क्यों दिया। भाई मैं परमिटिंग अथॉरिटी ही नहीं हूं तो मैं परमिशन दूंगा कैसे? वो मान गए कन्हैया, पर इसमें एक प्रिंसिपल की इशू भी है, और मैं थोड़ा चौंक रही हूँ आपका ये बात सुन के कि आप जरूर, आपका अपना सफाई तो करना चाहिए, और आप बहुत सह चुके हो, और ये दिस इज फैक्चुअल वो एंड यू शुड दूसरा से सवाल इट। है, हमको पता है, पर आप पूछिए पर तो। इसमें जो प्रिंसिपल की बात है कि यूनिवर्सिटीज, जब हम आपके सेशंस को भी हमने ऐसे कहा कि अरुण जेटली अभी कहा है कि ऑल दीज यूनिवर्सिटीज आर बिकमिंग अलायंस ऑफ द सबवर्सिव्स। मैं मानती हूँ और मैं खुले मंच पे कह रही हूँ कि यूनिवर्सिटी में अगर सबवर्जन नहीं हुआ तो यूनिवर्सिटी होनी नहीं चाहिए। ये जगह है जहाँ पे खुला औम से, खुला मन से तर्क होनी चाहिए, अलग अलग विचारधारा होनी चाहिए, और लोगों को वहां पे तर्क करनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि आप ये प्रिंसिपल के साथ आप सहमत नहीं है? नहीं, अगर आप परमिशन अथॉरिटी होते तो आप नहीं देते? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि ट्रैप है। तो मैं उसका जवाब ये देता हूं कि पहले जो है हमने देश के मन की बात की, ठीक है, देश के मन की बात, क्योंकि आजकल मन की बात बहुत होती है, तो वो देश के मन की बात थी। अब आप पूछ रहे हैं अपने मन की बात है, तो एक बात मैं इसको ऐसे कहता हूं बार बार कि सपोज कीजिए कि 4-5 सिरफिरे लोग हैं, वो यहां आए बाहर में और कहें कि गुरगांव तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, सपोज कीजिए कि बोल देंगे। ये 4 जो सरफिरे हैं, इनके टुकड़े टुकड़े कहने से गुरगांव टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा? गुरगांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलेगा। भारत भारत इतना बड़ा देश है, प्रधानमंत्री जी बार बार इसका पॉपुलेशन याद दिलाते रहते हैं, 125 करोड़ 125 करोड़। 125 करोड़ में 25 आदमी भी ऐसा नहीं है जो वहां नारा लगा रहा है। उसके नारा लगाने से अगर देश टूट जाएगा तो प्रधानमंत्री जी आपका देश होगा, ये हमारा देश तो नहीं है। जिसको जो है माने 25 लोग नारा लगा दें उससे देश टूट जाएगा, मतलब क्या है ये? किनले का पानी का बोतल है, आए ढक्कन खोले और पी लिए। भाई देश ऐसे नहीं बनता है। देश में देश का अपना इतिहास होता है, देश की अपनी संस्कृति होती है, देश की अपनी पहचान होती है, देश के अंदर डाइवर्सिटी है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे थॉट हैं, इतना लंबा चौड़ा, सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हमारा। लेट्स मेक ग्रेट इंडिया अगेन। ये बोलने वाले लोग इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं कि 4 नारों से वो घबरा जाए? तो मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो इस एक्टिविटी को एक प्राइम एक्टिविटी बताया जा रहा है, बेसिकली ये साजिश है, मैंने बार बार कहा। तो मैं उस साजिश में फंसने की बजाय उसका क्या रिड्रेसल होना चाहिए, मैं उस पर ज्यादा फोकस करता हूं। ठीक है, कि साजिश ये है जिसको मैंने शुरू में कहा कि देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार पैदा हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग भी अपना पता नहीं अकाउंट चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, मैं तो करता हूं। 15 लाख आया कि नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। तो 15 लाख आया कि नहीं आया, अच्छे दिन तो क्या वो उससे टेलीस्कोप से ही भी खोजेंगे ना, तब भी नहीं दिखाई देगा आपको। तो वो खोजिए आप, तो अच्छे दिन जो है ढूंढ रहे हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए मैं इस सवाल पे जाता नहीं हूं, क्योंकि आप जो बार बार बोल रहे हैं ना आइडिया ऑफ इंडिया, उसी तरीके से आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी होती है। यूनिवर्सिटी के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, यूनिवर्सिटी स्टैंड्स बिहाइंड द ह्यूमनिज्म, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि नॉलेज को जो हम रिसीव करते हैं, सीखते हैं, तो सिर्फ हम सीखते नहीं है, सिर्फ लर्न नहीं करते हैं, उसको अनलर्न भी करते हैं। जैसे एक मॉरलिटी हो सकती है मेरे लिए, मेल डोमिनेटिंग, नॉर्थ इंडियन है, कास्ट भी लगा लीजिए उसमें, तो उसमें क्या हो सकता है कि महिलाओं के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, पूरा कपड़ा पहनना चाहिए, महिलाएं जो हैं लड़कों के साथ बैठ करके शराब नहीं पी सकती हैं, उनको जो है राइट टू मैरिज नहीं है, राइट टू चॉइस नहीं है, उनका बॉडी उनके लिए कोई लिबरेशन का मतलब नहीं रखता है। ये हो सकता है। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी आते हैं तो जेंडर डिस्कोर्स को पढ़ते हैं, कास्ट डिस्कोर्स को पढ़ते हैं, और जो हमने लर्न किया है अपब्रिंगिंग के साथ, सोसाइटी और उसके बैकग्राउंड के साथ, हम उसको अनलर्न करते हैं। फिर हमको पता चलता है दिस इज नॉट जस्टिफाई, दिस इज अनडेमोक्रेटिक इन प्रिंसिपल। तो ये क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग अगर यूनिवर्सिटी नहीं दे पा रही है
तो फिर यूनिवर्सिटी होने का क्या मतलब है? वो ह्यूमनिज्म के पक्ष में कैसे खड़ी होगी? लेकिन देश के अंदर जो फ्रेंजी खड़ा किया गया है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो फ्रेंजी खड़ा किया गया है, ठीक है, उस फ्रेंजी के टाइम पे रैशनली कुछ भी बात करना बहुत मुश्किल हो गया है। चलो रैशनलिटी तो तुम रोक नहीं सकते हो, रीजनेबल होने से रोक लोगे क्या? तो मैं रैशनल होने से पहले रीजनेबल हो जाता हूं। जो आप कह रही हैं दैट इज रैशनल, और वो प्रिंसिपली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ करता है। लेकिन वहां तक तो हम लोग अब बचे कहां हैं? बात समझ रहे हैं ना? वो अब हमारे पास है कहां? प्रिंसिपली अगर हमको कोई कहा जाए तो मैं पहले समझ जाता हूं कि अच्छा ये चाल है तुम्हारी, हम उधर जाएंगे ही नहीं, हमको उधर जाना ही नहीं। मैं वहां आ जाता हूं कि चलो ठीक है, मैं सीधे सीधे मान लेता हूं, मैं डायरेक्टली मान लेता हूं कि हमको कोई कहता है कि तुमने एंटी नेशनल स्लोगन क्यों लगाए, तो मैं कहता हूं भाई इस देश में पुलिस है, कानून है, हमको पकड़ो, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, मैं चंद्रकांता का अय्यार नहीं हूं कि हाथ ऐसे करके गायब हो जाऊंगा, मैं कहीं नहीं भाग सकता हूं, मैं इसी देश में, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है, तो मैं यहीं रह रहा हूं। जब मन करे तब चार्जशीट फाइल करो, कोर्ट में हमको रखो, ट्रायल करो, और फांसी का प्रावधान नहीं है सेडिशन में, मैं कहता हूं मुझको फांसी पे चढ़ाव करके मामला खत्म करो। लेकिन हमारे जो सवाल हैं उससे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। और सवाल ये है कि इस देश के अंदर एसएमईज के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस क्यों है, प्रोडक्टिव कैपिटल के ऊपर इतना बड़ा अटैक क्यों है, इंप्लॉयमेंट जनरेट क्यों नहीं हो रहा है, हर सेक्टर के अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन है हायरार्की के चलते, तेज बहादुर साहब के साथ क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं, ये क्यों है, फी हाइक जो हो रहा है उसमें राइट टू एजुकेशन के सवाल को क्यों नहीं एड्रेस किया जा रहा है, महिलाएं इतना बड़ा सवाल है, 50% कॉन्स्टिट्यूएंसी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ये, इनके साथ क्या कहा जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है इसलिए 3 तलाक बंद होना चाहिए, वेल एंड गुड, लेकिन हिंदू महिलाएं 10 बच्चा पैदा करना चाहिए। माने जेंडर जस्टिस जो है वो सिर्फ मुसलमान महिलाओं के लिए है, हिंदू महिलाओं के लिए नहीं है। और कि आप कहते हैं भारत माता की जय, सारी गालियां जो ट्विटर और फेसबुक पे दी जाती है वो माँ और बहन की गालियां होती हैं। और क्या कहा जाता है फ्रेंजी क्रिएट करने के लिए कि कब्र से निकाल करके बलात्कार करेंगे। क्या तुम्हारा एस्थेटिक सेंस है भाई? मतलब क्या है? इतना हेट्रेट आप समझ रहे हैं? इसमें जो है आप कहां से जो है अपने सारे बेसिक सवाल को आप पुट फॉरवर्ड कर पाएंगे? और एज ए स्टूडेंट मैं बार बार इस सवाल को फेस करता हूं, आपके सामने भी कई बार बहुत ज्यादा पेन होता है, 30 साल तक पढ़ क्यों रहे हो? अरे पढ़ ही तो रहे हैं, चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं ना। और पढ़ाई करने के लिए, पीएचडी करने के लिए 30 साल लगता है भाई। मोदी जी भी करेंगे, उनको भी लगेगा, उनको एमए करने में 35 साल लगा, उनको एमए करने में 35 साल लगा, मैं तो 30 साल में पीएचडी कर रहा हूं, इस मामले में मैं उनसे सीनियर हूं। और आप ये देखिए कि पीएचडी ड्रॉप आउट रेट पे बिल्कुल चर्चा नहीं होती है। कितने लोग हैं इस देश में जो पीएचडी कर पाते हैं? 10th के बाद से ही ड्रॉप आउट रेट शुरू हो जाता है। और फाइनली जो है मात्र 1% लोग रिसर्च को कंटिन्यू कर पाते हैं। और आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब अच्छा नहीं होगा, आप दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र कैसे बनाएंगे? जीडीपी का मात्र 1 से लेकर के 1.5% आप एजुकेशन पे खर्च करते हैं, रिसर्च पे और भी कम खर्च करते हैं। पढ़ना अपराध है क्या? सरकार एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, कह रही है कि हम 100% लिटरेसी लाएंगे, तो हम पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत पढ़ने से नहीं है, दिक्कत यह है कि आंगनवाड़ी का बेटा पीएचडी को कर रहा है, इसको तो किसी होटल में जाकर के ग्लास धोना चाहिए। अगर मैं किसी होटल में ग्लास धो रहा होता तो आप लोगों के बीच आकर के अपनी बात रख रहा होता, आप लोग सुन रहे होते। आपके लिए मैं यहीं पे इसी क्लब में मैं आपके लिए खाना सर्व कर रहा होता। पूछे जाकर के ये लोग जो खाना सर्व कर रहे हैं कौन सी बैकग्राउंड से आते हैं? क्या ये इस देश के नेशन नहीं है? जब आप बोलते हैं 125 करोड़ लोग, कौन है ये 125 करोड़ लोग? क्या 125 करोड़ लोग में हम लोग शामिल नहीं है? क्या जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो उसमें फटी हुई साड़ी पहनने वाली मेरी माँ उसमें शामिल नहीं है? ये जो आइडिया ऑफ नेशन है एक्चुअली हम उसको रिजेक्ट करते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस आइडिया ऑफ नेशन की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जिस आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी की बात करता है, उसको अपहोल्ड करते हैं। तो होता क्या है? ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग जो होती है उसमें बार बार वॉर ऑफ परसेप्शन में वो लोग परसेप्शन को, अपने वॉर ऑफ परसेप्शन में वो लोग अपना परसेप्शन जिता ले जाते हैं। जिता क्यों ले जाते हैं?
कि हम आपके बीच बात कर रहे हैं, आप 300 लोग हैं, और वो आएगा डीएनए करने वाला, एक बार में जो है 3 लाख लोगों को सुनाएगा, और वो डीएनए जो करता है वो देश के लिए नहीं करता है, अपने अकाउंट के लिए करता है। हम देश के लिए बात कर रहे हैं तो हम एंटी नेशनल हैं, और आप अपने लिए बात कर रहे हैं तो आप सबसे बड़े नेशनलिस्ट बन जाते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री। और ये जो प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा, उस प्रोपेगेंडा से ये सच को दबाना चाहते हैं। बस आखिरी बात बोल करके इस सेशन को खत्म करें। लेकिन मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं। ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूं कि इतना चप्पल रगड़ते रगड़ते अगर देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए पहुंच गया हूं, तो सच और झूठ की इस लड़ाई में किसी भी सूरत में आपके सामने गिव अप नहीं करूंगा, और जीत हमारी होगी। ये लड़ाई हम जीतेंगे। कन्हैया, जो आपने शिक्षा के बारे में कहा ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट शर्मिंदा हूँ कि हमारे क्लब के एक सदस्य भी हमको एक ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने मांगा, वो आ नहीं पाए पर वो पूछने चाहते थे कि आप ये 30 साल तक सब्सिडी पे देश का 40 लाख क्यों वेस्ट कर रहे हो, और ये 40 लाख औरों के ऊपर। एंड द स्पेसिफिक थिंग ही सेड कि 4 जन को हम इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर और कुछ ऐसे सिखा सकते थे। ये कन्हैया ये पैसा लेके पीएचडी क्यों कर रहे हैं, हम आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए। तो आप जो अभी ऑलरेडी आपने ये आंसर कर चुके हैं कि अब एजुकेशन का इतना यूटिलिटेरियन अप्रोच हो गया है कि आप इससे क्या जॉब करोगे, आपका दिमाग नहीं खुलनी चाहिए, और आपको अपने क्लास के हिसाब से यू शुड हैव बीन अ कारपेंटर एंड अ वेटर, और लोग ये नहीं सह पा रहे हैं कि आप पीएचडी कर रहे हो। I think that is again a mirror to our face that you have put up for us. So thank you for that, Kanhaiya. अब विचारधारा पे जब हम आ रहे हैं कन्हैया, कि आप जब जेल से निकले थे, तो जब आप जेएनयू में वो स्पीच दिए थे, आप कह रहे थे मजाक में, मस्ती में, पर आप कह रहे थे कि जेल में आपका प्लेट में 2 कटोरी था, एक नील कटोरी और लाल कटोरी, और आप सोचे थे कि सपना में अगर ये 2 कटोरी एक हो सकते हैं तो देश में इतना अच्छा और प्रोग्रेस हो सकता है। एंड द नील कटोरी वाज द अम्बेडकराइट्स, द दलित मूवमेंट, एंड द रेड कटोरी वाज द लेफ्ट मूवमेंट। पर इस पे मैं आपको पूछने चाहूंगी कि हम मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस का काफी निंदा करते हैं, तर्क करते हैं, उनका जो डिस्ट्रक्टिव कुछ फिलॉसफीज है, पर वो जो करना है वो कर रहे हैं, और शायद कुछ अच्छा भी कर रहे हैं और कुछ अच्छा भी बोल रहे हैं। पर ये सब पॉलिटिकल फोर्सेस में क्या कमी है कि जिस आम जनता के लिए आप बोल रहे हो और जो मैं बोलती थी जर्नलिस्ट हिसाब के, वो रिजेक्ट कर चुके हैं। मायावती को रिजेक्ट किए हैं, कांग्रेस को रिजेक्ट किए हैं, अखिलेश को रिजेक्ट किए हैं, सब सोशलिस्ट पार्टीज, सब लेफ्ट पार्टीज को रिजेक्ट किए हैं। तो ये आम जनता श्योरली, जैसे हम कह रहे थे कि कश्मीर को पाकिस्तान उलझा नहीं सकता है, ये आम जनता को भी कुछ, मोदी उन पे कोई सपना का जल तो नहीं फेंका है। व्हाट इज ही डूइंग दैट इज करेक्ट और दैट इज पॉलिटिकली एस्ट्यूट? और आप जो कह रहे थे कि आपका बचपन से इप्टा और लेफ्ट मूवमेंट का आपका घर बितात को बिहार लेनिनग्राड कहा जाता था, तो आप अपने पॉलिटिक्स को क्या, व्हाट क्रिटिसिज्म डू यू हैव फॉर आवर पॉलिटिक्स? और मैं अपने को भी इसमें जुड़ रही हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो लेफ्ट ऑफ सेंटर लिबरल। देखिए, एक बात मैं सबसे पहले कह दूं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही इज मोस्ट डिजर्विंग पॉलिटिशियन नाउ, नो डाउट। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि आप जो है, आप मतलब हम भी, कि हम लोग हमेशा उस आदमी की जीत देखते हैं, अपनी हार नहीं देखते हैं। और ये सबसे बड़ी जो है ना जीत है उनकी, कि सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सो आई एम टेलिंग यू कि पूरी दुनिया में एक राइट विंग इमरजेंस है, और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के नाम हैं, कहीं मोदी हैं, कहीं ट्रंप हैं, कहीं कोई और आएंगे। ये जो इमरजेंस है, बेसिकली लिबरल शुड अंडरस्टैंड कि ये उनका फेलियर है, और उनका जो मॉडल रहा है उस मॉडल के फेलियर के चलते ये इमरजेंस हुआ है। और उस मॉडल का कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, उस पर मैं बस थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहता हूं। काफी पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं बात को, कि आप जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे,
और वेलफेयर स्टेट के साथ जो एक कहते हैं कि हर्डल क्रिएट हुआ, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर रही थी, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे थे, और बर्डन था स्टेट के ऊपर कि एजुकेशन कैसे दे, हेल्थ कैसे दे, ट्रांसपोर्ट को कैसे डेवलप करे। तो उस वक्त जो है किसी जमाने में लिबरल इकोनॉमी को रिजेक्ट कर दिया गया था और केन्सियन मॉडल को अडॉप्ट किया गया था। फिर जो है आया कि न्यू लिबरल स्टेट बनेगा, कि एवरीथिंग विल बी हैंड ओवर टू द मार्केट। जब ये मार्केट को दिया गया तो एक कॉन्ट्राडिक्शन इमर्ज किया। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि आपने जनता को बोला है कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आप हमको वोट दीजिए, हम आपको एजुकेशन देंगे, आप हमको वोट दीजिए, हम आपको हेल्थ देंगे। ये तो आपने बोल करके ट्रेंड किया ना। उससे पहले तो डेमोक्रेसी नहीं थी, तो जनता को लगता था कि राजा होगा अपनी जगह पे, हमको तो उठ करके खेत जाना है। ये जो एक आइडिया ऑफ स्टेट था, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसमें जो है जनता जुड़ती भी है, उसका एस्पिरेशन भी होता है, और उसके एस्पिरेशन जब फुलफिल नहीं होते हैं तब इस तरीके का रिजल्ट आता है। लोगों को यह चिंता नहीं है कि इंदिरा आवास योजना के तहत उनका घर बना कि नहीं बना, लेकिन राम का घर बनना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं, इंसान भगवान के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये इंसान इतना ताकतवर है कि ये भगवान का घर बनाने के लिए चला है और इसका अपना घर नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो एक स्थिति पैदा होती है, उस स्थिति को राइट विंग पूरी दुनिया में कैपिटलाइज कर रहा है। पॉवर्टी का सवाल पीछे, एम्प्लॉयमेंट का सवाल पीछे, प्राइड का सवाल सबसे ऊपर। और ये प्राइड अलग अलग तरह का है। लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेट्स साउथ अफ्रीका मेक ग्रेट, ये पूरा का पूरा स्लोगन पूरी दुनिया में चल रहा है। और अमेरिकन को बार बार ये कहा जाता है कि तुमको एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि एशियन यहाँ आ गए हैं, मुसलमान लोग यहाँ आ गए हैं। इसी तरीके का फ्रेंजी दिखेगा हर जगह क्रिएट किया जा रहा है। उसमें जो लिबरल फोर्सेस थी, उसको जो बार्गेन करना चाहिए था, देयर इज अ वॉर, एक्चुअली देयर इज अ वॉर बिटवीन प्रोडक्टिव कैपिटल एंड फाइनेंस कैपिटल। और प्रोडक्टिव कैपिटल में जिनका पैसा लगा हुआ है, देख लीजिए उनकी हालत इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री की मार से मोहन भागवत से मिलने जाते हैं। आप लोग देखे होंगे, ध्यान दिया होगा ये न्यूज। ये स्थिति देश के अंदर पैदा हो गई है कि जो प्रोडक्टिव कैपिटल में, मैन्युफैक्चरिंग में अपना पैसा लगाए थे, उनकी हालत खराब है। क्योंकि कोई आ रहा है रातों रात, मतलब किसी का माल किसी को और टिका करके रातों रात अरबों पैसा जो है मार्केट से उठा ले रहा है। और जो कई दिनों से एक आइडिया बदल दे जिंदगी, उसको वोडाफोन की शरण में जाना पड़ रहा है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इकोनॉमी का, इस कॉन्ट्राडिक्शन को दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को समझना था, लेकिन वो समझने की बजाय क्या किए, वो आए और जो इन्वेस्टमेंट था न्यू लिबरल फोर्सेस का पॉलिटिक्स के अंदर, जिसको चंदा कहते हैं ये लोग, मैं उसको इन्वेस्टमेंट कहता हूं, कि इस बार मतलब आपको चंदा देते हैं, चुनाव लड़िए, जीत कर आइएगा तो ठेका हमें को दीजिएगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट के ट्रैप में वो ये नहीं समझ पाए कि स्टेट जिस तरीके से वीक हो रहा है, लोगों का एसोसिएशन जिस तरीके से स्टेट से अलग हो रहा है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो जिस तरीके से मेलाइन हो रहा है, उसको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो देश के अंदर वल्नरेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। और जो भी लोग पॉलिटिकल पावर में रहे, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल, कि कांग्रेस भी अगर चाहती तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की तर्ज पे यमुना विद्या मंदिर चला सकती थी ना। कांग्रेस ने क्यों नहीं चलाया? इसने अपने मीडिया हाउसेस क्यों नहीं बनाए? इसने जो है लोगों को आईएएस में भर्ती कराने के लिए संकल्प आईएएस अगर आरएसएस चला रही है, तो ये लोग विकल्प आईएएस क्यों नहीं चलाए? मैं ये कह रहा हूं कि ये इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं किए, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्टेट के ऊपर रिलाई कर रहे थे और इनको लगता था कि स्टेट हमारे हाथ से कभी जाएगा ही नहीं। और दूसरी तरफ जो राइट विंग थी, उसने क्या किया कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग किया, और वो इस बात के लिए बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा था कि हम स्टेट पावर में कब आएंगे। वो इस बात के लिए चिंता कर रहा था कि जब हम स्टेट पावर में आएंगे तब स्थिति ये होना चाहिए, चित भी मेरी और पट भी मेरा, पोजीशन भी हमारा और अपोजिशन भी हमारा। और ये जो फेलियर है, इस फेलियर को सबसे पहले तमाम तरीके के पॉलिटिकल अपोजिशन को समझना पड़ेगा। और इनके अंदर जो एक ये होता है ना, शुद्धतावादी, 22 कैरेट होना चाहिए, नहीं 24 कैरेट होना चाहिए, ये आदमी कश्मीर के पोजीशन पे रेडिकल नहीं है, इसके साथ अलायंस नहीं कर सकते हैं, ये जय भीम नहीं बोलता है, जय भीम तो ठीक है, ये लाल सलाम क्यों नहीं कहता है। ये जो पॉलिटिकल डिफरेंसेज ये बना करके रखे, उसके चलते क्या हुआ कि इनकी आपस की लड़ाई में उनको वॉर जीतना आसान हो गया। और ये गिफ्ट है अंग्रेजों का। अंग्रेज हमको गिफ्ट दे करके गए हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम।
फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का क्या प्रॉब्लम है आप सब लोग जानते होंगे कि हमेशा माइनॉरिटी की गवर्नमेंट बनती है, चाहे वो कांग्रेस की ही क्यों ना बनती थी। मोस्ट ऑफ द वोट जो होता है, मेजोरिटी वोट, वो वेस्ट चला जाता है। इसीलिए इस देश में बहुत पहले से इंद्रजीत गुप्ता कमेटी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही है। सपोज कीजिए कि अगर बीएसपी को 5% वोट मिला है लोकसभा के पोल में, इसका मतलब यह है कि अगर 545 सीट हैं, 545 सीट हैं, इस हिसाब से मिनिमम उसके 25 एमपीज होने चाहिए, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। और अभी भी जो ईवीएम वाला मसला चला है उसमें भी देखिए कितना इरेशनली लोग बात को कर रहे हैं। कैसे इरेशनली कर रहे हैं कि मशीन जो होता है वो बहुत ऑब्जेक्टिव होता है। जब एडिसन ने बल्ब बनाया था तो उसने ये नहीं सोचा था कि बल्ब जब जलेगा तो कहेगा कि मैं दलित को लाइट दूंगा और ब्राह्मण को नहीं दूंगा। मशीन बहुत ऑब्जेक्टिव होता है। मशीन का ओनरशिप किसके हाथ में है, इट इज इंपॉर्टेंट। और वो ओनरशिप को अगर आप ट्रांसपेरेंट बनाएं, ये एक सवाल हो सकता है। आप ये कह सकते हैं कि ईवीएम मशीन से एक पर्ची निकले, उस पर्ची को आदमी देख ले कि कमल पे दिया है कि हाथ पे दिया है कि लेफ्ट को दिया है, फिर वापस उस बक्से में डाल दे और वो चला जाए। इस ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि वापस से हम बैलेट सिस्टम में जाएंगे। तो क्या बैलेट सिस्टम में बूथ कैप्चरिंग नहीं होता था, उसमें स्याही नहीं डाली जाती थी? तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सोसाइटी के अंदर अभी मॉरलिटी डोमिनेट कर रही है, वो मॉरलिटी एक्चुअली राइट विंग मॉरलिटी है। और वो डोमिनेट इसलिए कर रही है कि जो लोग लिबरल हैं, लेफ्ट हैं, प्रोग्रेसिव हैं, रैशनल हैं, वो आपस में बटे हुए हैं। 2 क्विक क्वेश्चंस और फिर मैं ये ऑडियंस के लिए खोलती हूँ। एक कि आपने कहा था कि यू weren't afraid when you went to jail, पर जो पटियाला हाउस कोर्ट में आप पे जो हमला हुई तब आपको डर लगा, पर अपने के लिए नहीं, देश के लिए। इसका मतलब क्या था? और दूसरी बात कि आप ये 1 साल में आपकी विचारधारा में क्या गहराई आई है, क्या बदलाव आई है? और आपको शॉर्ट में बोलना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। लोग नेशनलिज्म माप रहे हैं तो गहराई भी माफी लेंगे तो वो तो मैं नहीं कहूंगा कि क्या गहराई आई है। मैं ये सवाल को ऐसे देखता हूं कि मैं बार बार इस बात से चिंता में रहता था कि जब हम कहते हैं यूनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इट इज अबाउट द यूनिटी ऑफ आइडियाज, ठीक है ना? कि उसमें विजन होता है, उसमें आप गांधी का विजन ले सकते हैं, अंबेडकर जी का विजन ले सकते हैं, नेहरू का ले सकते हैं, पेरियार का ले सकते हैं, फूले का ले सकते हैं, मार्क्स का ले सकते हैं, कबीर का ले सकते हैं। कबीर देखिए कि कितने रेडिकल हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू महार। मतलब इतने तरीके के रैशनल आर्गूमेंट, ट्रेडिशन हमारे देश के अंदर रहे हैं, थॉट्स रहे हैं। और इसीलिए देखिएगा कि आप आरएसएस के राम में और कबीर के राम में बहुत फर्क है। तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज हैं, उनका एक मिनिमम ग्राउंड जो है मैं तलाश लेने की चिंता में था, ठीक है? लेकिन जब जेल में गया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड कि आप ये समझ लीजिए कि मैंने पीएचडी खत्म की और नौकरी मिल गई हो, इस टाइप से कि इतना अनएक्सपेक्टेड था। तो जब मैं वहां गया तो मैं उनको 2-3 बार पूछा कि आप सच में अरेस्ट कर लिए हैं क्या? बोला हाँ अरेस्ट कर लिया। अच्छा ठीक है, कर लिए हैं। तब तक मैं ठीक था, बोले चलो ठीक है, थोड़ी फुर्सत भी मिली। यूनिवर्सिटी में बहुत काम रहता है, मतलब कहने को प्रेसिडेंट और हमसे ज्यादा राइट हमारी यूनिवर्सिटी में, मतलब आज भी जो प्रेसिडेंट है उसका यही हालत है, हमसे ज्यादा राइट जो है एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट को होता है। मतलब वहां रात को दरवाजा अगर किसी का नॉक करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि करें कि नहीं करें, रात ज्यादा हो गई है। हमारा दरवाजा तो कभी भी नॉक करता था, फोन कभी भी रिंग होता था, और जब डिस्कशन होता तो सवाल यही बनता था कि प्रेसिडेंट ने हमारा 2 मिस कॉल का जवाब नहीं दिया। मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग जो है एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं सोचा कि थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी, जेल में रहेंगे, अपना पीएचडी वीएचडी का काम करेंगे। तो मैं इंतजार कर रहा था कि जल्दी से जेल पहुंचा दे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो जो मैंने आपको मैंने कहा कि जब मोदी जी जीत करके आए, उनकी पर्सनल कैपेबिलिटी, ऑरेटरी स्किल, एवरीथिंग इज ओके, बट यू कैन नॉट डिनाई द ग्राउंड वर्क, डेडिकेटेड ग्राउंड वर्क ऑफ आरएसएस। और वो आरएसएस लगातार इस देश के अंदर करती रही, एजुकेशन के द्वारा, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशियरी में, इवन की जो है हमारी मोस्ट रिस्पेक्टेड आर्मी में, हर जगह जो है उन्होंने अपने लोग बनाए। और वो बात वो बिल्कुल कल्चर के आर्गुमेंट पे करते थे। मतलब पॉलिटिक्स, वेरी मच पॉलिटिकल इन द नेम ऑफ ए पॉलिटिक्स। बहुत आसानी से वो ये करते गए और इसका बेनिफिट उनको मिला कि जब इस तरफ से बिल्कुल लोग नाराज हो गए तो कहा कि अब चलो कहीं और चलते हैं। और लोग भूल गए कि इन्होंने गांधी की हत्या की, अंग्रेजों के साथ इन्होंने समझौता किया, ये सारी चीजें लोग भूल गए थोड़ी देर के लिए।
और वो पावर में आ गए। तो मैं बड़ा होपलेस था, क्योंकि ये यूनिटी ऑफ आइडिया हमको कहीं दिख नहीं रहा था, जहां हम अंबेडकर, विवेकानंद और गांधी के साथ एक साथ डायलॉग कर पाए। और आपको मैं ये तीनों चीज रेफरेंस में दे रहा हूं। ऑन द इशू ऑफ बीफ, गांधी, अंबेडकर और विवेकानंद, तीनों को पढ़ लीजिएगा। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू द ऑडियंस। यू विल फाइंड सेम कंक्लूजन एंड सेम आर्गुमेंट व्हाट दे हैव सेड। तीनों का पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल प्लैंक देख लीजिए और तीनों का कंक्लूजन बीफ खाने पे देख लीजिए। जस्ट एक एग्जांपल। तो ये यूनिटी ऑफ आइडिया रियलिटी में कहीं भी प्रैक्टिस होते हुए हमको दिख नहीं रहा था। तो मैं थोड़ा चिंतित भी था। मेरी चिंता और बढ़ गई उस दिन कि आरोप क्या था। 9 फरवरी में आरोप क्या था कि अफजल गुरु को फांसी सुप्रीम कोर्ट ने दी है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं कि उस फांसी का विरोध कर रहे हैं। भाई, एक तो हम विरोध नहीं कर रहे थे, दूसरा तुम जो हमको कोर्ट प्रेशर में मार रहे हो, लॉयर हो करके मार रहे हो, तो तुम कानून का सम्मान कर रहे हो। ये सवाल हमारा संभव था, ये चिंता का सवाल था कि क्या इस देश में रूल ऑफ लॉ बचेगा कि नहीं बचेगा, कि यहां पे अब कंगारू कोर्ट बनेंगे और सारा जस्टिस जो है वो रोड पे दिया जाएगा। इवन कि आप देखिए कि ये देश कितना लिबरल रहा है। कसाब तक को हम मौका दिए हैं, ये देश मौका दिया है कसाब तक को फ्री एंड फेयर ट्रायल का, और हम तो मतलब कम से कम कसाब तो नहीं है ना। ये जो स्थिति है वो चिंताजनक थी। और मैं तो चलो झेल भी लेता, क्योंकि आई हैव नथिंग टू लूज, क्या है खोने के लिए। अरे माँ बाप इतना सपना और उम्मीद से भेज दिए, बाकी तो कुछ किए नहीं, भेज दिए कि चलो पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करेगा। कुछ नहीं भी, कहते हैं ना गिव इट टू बैक द सोसाइटी, वो नहीं भी करेंगे तो कुछ बात नहीं है। लेकिन बाकी जनरेशन का क्या होगा? अगर जो ये अटैक जो जेएनयू को एक सिंबल की तरह क्रिएट करके किया गया है, तो उन लोगों का क्या होगा जिनके पास 120 रुपया भी फीस भरने के लिए नहीं है? और उस हिम्मत का क्या होगा, उस साहस का क्या होगा कि आज के समय में कोई भी खड़ा होकर के बोलने को तैयार नहीं है? क्योंकि इत्तेफाक से मेरा नाम तो कन्हैया है ना, मतलब भगवान कृष्ण का नाम है, हिंदू परिवार में मैं पैदा हुआ, तो ये थोड़ा रिलेशन अफजल गुरु के साथ बना पाना मुश्किल था। उमर खालिद का बना लेना आसान है ना, उसका नाम उमर है, मेरा नाम तो कन्हैया है। वो मैं सोच रहा था कि मेरे ऊपर इतना अटैक है तो बाकी लोगों का क्या होता होगा। और ये सोच करके मैं एक्चुअली डर गया था। और ईमानदारी से मैं बोल रहा हूं कि मैं डरा हुआ अभी भी हूं। और इस प्रोग्राम से आने से पहले मैंने बहुत इंक्वायरी की थी कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं डरा हुआ हूं, लेकिन फिर कहते हैं ना कि वो एक आजकल एड चल रहा है ना माउंटेन ड्यू का, डर के आगे जीत है, तो वो एड मुझे बहुत रियलिस्टिक लगने लगा है आजकल। थैंक यू कन्हैया। बहुत दिन बाद एक असली स्टूडेंट का सुनने का चस्का मिला, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे तर्क होता ही नहीं है। सो थैंक यू। लेट्स ओपन इट अप। नहीं, एक चीज मैं बोल देता हूं, खाना कभी भी खिला दीजिएगा, मैं कभी भी आ जाऊंगा। जो कुछ कन्हैया साहब ने देश के हालात के बारे में और जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में फरमाया, एक शेर मेरे जहन में आता है कि यहां हर चीज बिकती है, यहां हर चीज बिकती है, दोस्तों जरा संभाल के, बेचने वाले बेच देते हैं हवा गुब्बारे में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी, 3 लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में बंद पानी। दोस्तों, कभी भी फूल की तरह मत जियो, दोस्तों कभी भी फूल की तरह मत जियो, जिस दिन खिलोगे बिखर के बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे जाओगे भगवान बन जाओगे। कन्हैया लाल जी, आपकी नजर आए शेर। शुक्रिया, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। यस, यू हैड अ क्वेश्चन। मैं एक वॉलंटियर हूँ, मैं वैसे घबराती नहीं हूँ दूसरे लोगों से बात करने में, पर आप ऐसे पहले स्पीकर हैं,
जिससे मुझे एक बस पॉइंट ऑफ व्यू आगे डालना था। जब ये पूरा इशू हुआ था कश्मीर का, तब हम कॉलेज में थे, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज कर रहे थे, और ये कश्मीर का डिबेट तो खुला था जिसपे आपने काफी बात की है, पर एक राइट टू डिबेट का इशू था जो काफी हम में से रोज कॉलेज जाते जाते काफी बात हुई थी उस पर। काफी बात होते हैं कि बाद 2 महीने के बाद हुआ बोलो मत ज्यादा पिट जाओगे, 1 महीने के बाद हुआ बोलो मत ज्यादा क्योंकि जैसी कश्मीर शब्द बोलोगे वहां से आवाज आएगी तुम गलत हो, डिबेट का स्पेस नहीं है। 2 महीने बाद बोला गया अगर बात करनी है तो बाहर जाके करो, अमेरिका में अप्लाई करो, यूरोप में अप्लाई करो, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। डर के सब लोग पीछे हट गए। आप बोल रहे हैं शुक्र है आपको पाकिस्तान नहीं भेजा। आप बोल रहे हो डर है पर आप बात करो, पर हम में से काफी हैं जिनमें वो साहस नहीं था और निकल चुके हैं। और अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में स्टूडेंट्स के अलावा सबका ओपिनियन जायज है, पर स्टूडेंट अगर बोले तो नहीं, तुम पढ़ाई करो, तुम क्लास जाओ, उसमें आपका क्या कहना है? और सेकंड, जो आप बोल रहे हो जो लिबरल लेफ्ट है उनका यूनिटी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है काफी हद तक यूनिवर्सिटी स्पेसेस में वो गलत हुआ है। क्या बदल सकता है, क्या गलत हुआ जो स्टूडेंट्स ही पीछे रह गए और सब लोग का ओपिनियन आगे आ गया यहाँ पे? सॉरी अगर अच्छा, एक स्टूडेंट का सवाल आया है। देखिए, एक बात मैं आपको कह देता हूं कि पहली बात तो ये आप मान लीजिए कि आज जो हो रहा है ना, इससे वर्स्ट इस देश में हो चुका है। ये मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके अंदर ऑप्टिमिज्म फिर पैदा नहीं होने देगा। लड़ने की साहस और जरूरत, दोनों चीज को आप शिद्दत से महसूस नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं कि आज भी हमारा देश उस जमाने से तो बेहतर है ना, जहां बोलने पे जुबान काट ली जाती थी और कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था। सो स्टिल वी हैव स्पेस। फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट इट। जो एजुकेशन की बात है, दरभंगा महाराज हुए हमारे यहाँ के, और वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, बहुत बड़े जमींदार। एजुकेशन बिल प्रोड्यूस हुआ तो सबसे पहले खड़ा होकर के उन्होंने कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हैं आप, सबको पढ़ाया जाएगा, सबको पढ़ाया जाएगा तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दी रिलेशनशिप बिटवीन दी गुलामी, दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट आजादी, एंड राइट टू एजुकेशन। ये बहुत इंटरकनेक्टेड है। एंड सबअल्टर्न डिस्कोर्स के सबसे बड़ा नाम हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ही सेड एजुकेट, ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेट। एजुकेशन, आई एम वर्किंग ऑन साउथ अफ्रीका, एंड अगेन ग्रेट नेम नेल्सन मंडेला, ही सेड एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी। तो जब आप पढ़ते हैं तभी आप चीजों को समझते हैं, और तभी आप उस सवाल पे यूनाइट होते हैं, और वो जो आपको इनजस्ट लगता है उसके खिलाफ आप लड़ते हैं। तो ये जो बात बोली जा रही है ना, ये अलग अलग नहीं है कि पढ़ाई करो, ये इस पे तुम्हारा बोलने का काम नहीं है। ये एक्चुअली इंटरकनेक्टेड है। जब आप पढ़ेंगे तो आप ओपिनियन भी रखेंगे, और जब आप ओपिनियन रखेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट जो होगा, और मैं यहाँ पे कोई फर्क नहीं कर रहा हूं लेफ्ट राइट सेंटर के बीच में, जो भी एस्टेब्लिशमेंट होगा उस एस्टेब्लिशमेंट को अनकंफर्टेबिलिटी फील होगी, उनका ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग होगा। मसलन कांग्रेस जो है पानी चलवा करके छोड़ देती, बीजेपी ने जेल पहुंचा दिया, बात समझ रहे हैं? तो उसका ट्रीटमेंट का तरीका अलग पर होगा। लेकिन ये एक डायलेक्टिकल फाइट होता है कि आप अगर अपना स्पेस छोड़ते चले जाएंगे तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये स्पेस लगातार श्रिंक होता चला जाएगा। सो यू हैव टू असर्ट योर स्पेस। ठीक है, अब मतलब ये है कि स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनको सबसे पहले ये बात असर्ट करना चाहिए कि अगर हमको देश का प्रधानमंत्री चुनने का राइट है, हमको वोट देने का राइट है, तो पॉलिटिकल ओपिनियन रखने का भी राइट है। फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, इफ एवरीथिंग इज डिसाइडिंग थ्रू द पॉलिटिक्स, मतलब 500 मीटर के बाहर लिखा हुआ है कि 501 मीटर पे ठेका है। आप समझ रहे हैं कि आप क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किससे शादी करेंगे, कैसे सोएंगे, कितना बच्चा पैदा करेंगे, ये सब कुछ पॉलिटिक्स से डिसाइड हो रहा है। वी हैव ऑलवेज डिसाइड आवर पॉलिटिक्स, वी शुड डिसाइड आवर पॉलिटिक्स। सेकेंड थिंग। और थर्ड चीज कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी का इंटरवेंशन होता है उसका कारण समझिए। इस देश का एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि जो सोशल मूवमेंट के लीडर या एक्टिविस्ट होते हैं वो पॉलिटिकल लीडर नहीं बन पाते हैं, और जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उनको सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं होता है। और ये स्टूडेंट मूवमेंट उसका पहला प्लेटफॉर्म है।
जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्टूडेंट के लिए नहीं है, वो एमपी और एमएलए बनने के लिए है। तो वहां भी आपको एक फाइट लॉन्च करना पड़ेगा। तो देयर इज ए टू काइंड ऑफ फाइट। पहला कि आपको एजुकेट होना है, एजुकेशन आपका बेसिक राइट है, आपका पॉलिटिकल ओपिनियन होना चाहिए, ये एक लार्जर फाइट है। दूसरा, विद इन द कॉलेज वो जो डिबेट का स्पेस है उस पर आपको असर्ट करना पड़ेगा। और इस लड़ाई में हो सकता है कि कभी एडमिनिस्ट्रेशन सामने आए, कभी पुलिस सामने आए, और कभी जो है राष्ट्र के नाम पे कोई विद्यार्थी संगठन सामने आ जाए। हर किसी से आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट टू स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। एक सिटीजन का अगर बेसिक राइट इंश्योर अगर हम इस देश के अंदर नहीं करा पा रहे हैं तो हम देश को सबसे पावरफुल नहीं बना सकते हैं। Thank you very, very much, Kanhaiya. We've run out of time, but I hope I'm speaking for all of us when I say that it's been a privilege to have you here, Kanhaiya. प्रिविलेज तो हमारा है। थैंक यू वेरी मच। And it reaffirms to us again and again why we must stay committed, in fact, to the public ideals on which this country was created. First of all, education for all. So thank you very much, Kanhaiya. Thank you. And